इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आर्मी बेस में एक मुर्दा घर दिखाया जाता है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है जो कि अपने असिस्टेंट को एक खास तरह के केमिकल की बॉटल्स को रिवर में खाली करने के लिए कहता है, लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि ये केमिकल खतरनाक है और अगर हमने इसे रिवर में डाला तो ये उसमें रहने वाले जीवों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन जो हेड साइंटिस्ट था वो उसकी बात नहीं मानता और उन 200 बोतल्स को रिवर में खाली करने का ऑर्डर दे देता है। इसीलिए असिस्टेंट उसका कहना मानते हुए उन बॉटल्स को रिवर में डाल देता है। खैर अब इसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब 2 फिशरमैन नदी से मछलियां पकड़ रहे थे और इसी बीच उन्हें नदी में क्रिएचर दिखाई देता है। वो क्रिएचर छोटा तो था लेकिन उसके काफी सारे हाथ पैर थे। वो यहाँ पर समझ नहीं पाते कि आखिर ये छोटा चीज क्या है। वो छोटा क्रिएचर काफी खतरनाक होता है। वो इनके हाथों से निकलकर वापस पानी में चला जाता है। खैर अब इसके बाद हमें 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक शॉपकीपर को देखते हैं जिसका नाम गैंग डू था। वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। गैंग डू थोड़ा सीधा साधा था। वो छोटी मोटी गलतियां किया करता था। वो थोड़ा लापरवाह भी था। गैंग डू की एक बेटी भी होती है जिसका नाम लिंसी था। गैंग डू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो उसका काफी ख्याल रखता था। हिंसी अपने फादर से एक नए मोबाइल फोन की डिमांड करती है और गैंग डू भी अपने बेटी को फोन दिलाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। गैंग डू के पिता भी थे जो कि उसका काफी ख्याल रखते थे। खैर अब गैंग डू अपने बेटी के साथ टीवी देख रहा होता है तब उसके फादर गैंग डू के पास आते हैं और कहते हैं कस्टमर्स को जाकर बियर देकर आओ। अब गैंग डू बियर लेकर अपने कस्टमर्स के पास जाता है। यहाँ पर उन लोगों का ब्रिज पर एक मछली जैसा क्रिएचर नजर आता है जो कि थोड़ा देर में उन लोगों के पास आ जाता है। अब गैंग डू सहित बाकी सभी लोग उस क्रिएचर पे बियर बोतल फेंकने लगते हैं। ऐसा करके उन्हें काफी अच्छा लग रहा था इसलिए वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद गैंग डू देखता है कि वो क्रिएचर पानी से बाहर आ गया है और बाहर आकर लोगों को अपना शिकार बना रहा था। अब लोगों का इस तरह से शिकार होता देख गैंग डू भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर एक आदमी को खाने की कोशिश करता है लेकिन गैंग डू एक साइन बोर्ड उठाकर इस क्रिएचर की पूंछ पे मारता है जिससे इस क्रिएचर की पूंछ से खून निकलता है और वो खून गैंग डू के फेस पे लग जाता है। ये मॉन्स्टर यहाँ पर एक आदमी को निकल रहा होता है। अब ये देखकर गैंग डू यहाँ से डर कर भाग जाता है। दूसरी तरफ गैंग डू के फादर और उसकी बेटी उसके सिस्टर की लाइव परफॉर्मेंस देख रहे थे। गैंग डू के सिस्टर जो कि क्रॉस बो में एक्सपर्ट थी वो सेमीफाइनल में हार जाती है। ये देखकर हिंस उदास हो जाती है और बाहर आ जाती है। लेकिन तभी गैंग डू अपनी बेटी का हाथ पकड़कर यहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो मॉन्स्टर अब इनके पीछे पड़ गया था। भागते हुए हियन सियो नीचे गिर जाती है लेकिन गैंग डू उसका हाथ पकड़ लेता है और ये फिर से भागने लगते हैं। जब गैंग डू पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि उसने किसी और बच्ची का हाथ पकड़ रखा है और तभी वो मॉन्स्टर हियोन सियो के पास आता है और उसे अपनी पूंछ में फंसाकर रिवर के अंदर ले जाता है और गैंग डू अपनी बेटी को ले जाते सिर्फ देखता ही रह जाता है। अब जिन लोगों ने भी उस क्रिएचर को देखा था उन्हें खास जगह पर बंद कर दिया जाता है और मिलिट्री और पुलिस उन सभी एरियाज को सील कर देती है। हॉल में उन सभी लोगों की पिक्चर थी जिन्हें उस मॉन्स्टर ने अपना शिकार बनाकर मार डाला, यानी कि उन्हें खा लिया। उन सभी पिक्चर्स में से एक पिक्चर हिंसियो की भी थी जिसे देखकर उसके पिता और उसके दादाजी काफी दुखी हो जाते हैं और वहीं पर गैंग डू के सिस्टर और उसका भाई भी आ जाते हैं। गैंग डू का भाई उसे बहुत मारता है क्योंकि अगर वो गलती से उस दूसरी बच्ची का हाथ ना पकड़ता तो आज वो जिंदा होती। अब तभी यहाँ पर एक येलो कॉस्ट्यूम पहना एक आदमी आ जाता है। वो इन लोगों से सवाल करता है कि अगर कोई भी उस मॉन्स्टर के करीब गया है या उस मॉन्स्टर से टच हुआ है तो वो अपना हाथ उठाए। तब गैंग डू अपना हाथ खड़ा कर देता है और बताता है कि उस मॉन्स्टर का खून मेरे चेहरे पे लगा था। अब इसलिए गैंग डू को पकड़ लिया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें भी वही वायरस आ गया होगा जो कि उस मॉन्स्टर में था। खैर अब हम देखते हैं कि गैंग डू की फैमिली और वो सभी लोग जिन्हें उस मॉन्स्टर को देखा था वो डॉक्टर्स के अंडर थे और रात में गैंग डू को किसी की कॉल आती है और जब वो कॉल रिसीव करता है तो वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी बेटी हियोनी सियो की थी। हियोन सियो अपने फादर से कहती है कि पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए, जिस पर गैंग डू से पूछता है कि बेटा तुम अभी कहाँ पे हो। तो वो कहती है कि मैं ब्रिज के एक नाले में हूँ जहाँ पर मेरे अलावा और भी कई सारे लोग हैं। अब ये सुनकर गैंग डू और उसकी फैमिली काफी खुश हो जाती है क्योंकि हियन सियोन अभी भी जिंदा थी। खैर अब अगले दिन ये लोग इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं क्योंकि वो वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था, इसलिए यहाँ के लोग पागल होते जा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए पुलिस ऑफिसर इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। लेकिन गैंग डू के फादर का एक पुलिस ऑफिसर दोस्त होता है जिसकी मदद लेकर ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये
लोग अपने साथ कुछ गन्स और वेपन्स लेते हैं और कुछ जरूरी सामान भी। खैर अब ये लोग चेकिंग एरिया में आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑफिसर इन्हें आगे जाने नहीं देता क्योंकि आगे के एरिया में जाने के लिए इन्हें आईडी कार्ड्स की जरूरत थी जो कि इनके पास नहीं थी। इसलिए गैंगडू के फादर उससे वो पैसे ले लेते हैं जो कि गैंगडू ने अपनी बेटी का मोबाइल फोन खरीदने के लिए बचाए थे। गैंगडू के फादर वो पैसे उस पुलिस ऑफिसर को देते हैं और कहते हैं कि हमें माफ करना, इस बार तो हमें अपना आईडी कार्ड भूल गए, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस येलो कॉस्ट्यूम वाले आदमी को भी अपना शिकार बनाता है और उसे नाले मिलाकर रख देता है। और वो इन लोगों को यहाँ पे इसलिए जमा कर रहा था ताकि जब उसे भूख लगेगी तब वो इन्हें एक एक करके खा लेगा। और वो मॉन्स्टर हियोन्सी को भी यहीं पर लाया था, लेकिन जब वो उसे यहाँ लेकर आया था तब हियोन्सी वहाँ पर बने एक छोटे से पाइप में छिप गई थी। और हियोन्सी उन्हीं आदमियों में से एक का मोबाइल फोन लेकर अपने फादर से इन्फॉर्म किया था कि वो अभी भी जिंदा है। खैर अब हम उसी दिन शाम में उस ब्रिज के नीचे दो भाइयों को देखते हैं। ये दोनों भाई खाने का सामान चुराने के लिए गैंगडू के शॉप पे आए हुए थे और ये दोनों जितना हो सके खाने का सामान चुरा लेते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे और इनका कोई घर भी नहीं होता है, इसलिए ये लोग हमेशा खाना चुरा कर ही खाया करते थे। लेकिन जब ये लोग यहाँ से खाना चुरा कर जा रहे होते हैं तभी वो मॉन्स्टर इन पे अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उन दोनों भाइयों में से एक को मार देता है और छोटे भाई सीजू को अपने साथ ले जाता है। ये मॉन्स्टर उसे भी अपने जगह पे ला कर रख देता है। जब वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है तो हंसू पर आकर देखती है तो वो देखती है कि ये लड़का अभी भी जिंदा है। हंसू उसके नाम पूछती है, वो बताता है कि मेरा नाम सीजू है। फिर हम देखते हैं कि गैंगडू और उसकी फैमिली के बाकी लोग अपने शॉप पे आ जाते हैं और वो खाना खाकर यहाँ पर सो जाते हैं। ये लोग काफी दुखी लग रहे थे। खैर अब अगली सुबह जब गैंगडू की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर तो इनकी दुकान के बाहर ही खड़ा है। ये देखकर गैंगडू के फादर उस मॉन्स्टर पे फायरिंग करने लगते हैं, इसलिए वो मॉन्स्टर इनकी शॉप पे अटैक करके उसे पलट देता है। अभी सभी लोग बाहर आकर उस मॉन्स्टर पे गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों से बचने के लिए वो मॉन्स्टर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। ये लोग उस मॉन्स्टर पे इतनी गोलियां चलाते हैं कि इन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि उनकी गोलियां खत्म होती जा रही हैं। खैर अब मॉन्स्टर पानी में चला जाता है और गोलियों की आवाज सुनकर यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। पुलिस इन्हीं की तरफ आ रही थी, इसलिए ये लोग रिवर की दूसरी साइड चले जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर था। अब गैंगडू के फादर यहाँ पर उससे उसकी गन लेते हैं जिसमें कि अभी भी एक गोली थी। अब गैंगडू के फादर अपने तीनों बच्चों से यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और तभी गैंगडू के फादर के पास वो मॉन्स्टर आ जाता है। अब गैंगडू के फादर उस मॉन्स्टर पे निशाना लगाते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि गन में एक भी गोली नहीं है। अब गैंगडू को भी ध्यान आता है कि गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी, उसमें कोई भी गोली नहीं थी। वो मॉन्स्टर गैंगडू के फादर को हिट करता है और दोबारा से रिवर में चला जाता है। गैंगडू अपने फादर के पास आता है तो वो देखता है कि उसके फादर अब मर चुके हैं। अब अपने फादर को खोकर गैंगडू बहुत दुखी हो जाता है, वो यहाँ पे रोने लगता है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, इसलिए गैंगडू अपने सिस्टर और भाई को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन गैंगडू अपने फादर को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। खैर अब इसलिए गैंगडू को पुलिस पकड़ के ले जाती है। वही दूसरी तरफ गैंगडू का भाई अपने एक दोस्त से मिलता है और कहता है कि हिंसियो को कॉल को ट्रेस करो, इसलिए वो कॉल ट्रैकर गैंगडू के भाई की मदद करता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है कि ट्रैकर ने अपने दोस्त यानी गैंगडू के भाई के साथ एक ट्रेगी की है, यानी कि धोखा दिया है। दरअसल पुलिस ने गैंगडू की पूरी फैमिली को पकड़ने के लिए इनाम रखा था, इसलिए उस कॉल ट्रैकर ने इन्हें पकड़वाने के लिए चाल चली। इसके बाद वो कॉल ट्रैकर ऑफिस में जाता है जहाँ पर पुलिस और अस्पताल के बाकी वर्कर्स थे और वो सभी लोग गैंगडू के भाई को पकड़ना चाहते थे क्योंकि ये सभी अपना इनाम पाना चाहते थे। और इनाम पाने के लिए वो कॉल ट्रैकर गैंग गैंगडू के भाई को यहाँ तक लेकर आया था। वो सभी लोग यहाँ से बाहर आते हैं और गैंगडू के भाई को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब क्योंकि गैंगडू के भाई की हियोनसियो की लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी खराब करके यहाँ से भाग जाता है। गैंगडू का भाई अपने सिस्टर को भी सीओ का लोकेशन सेंड कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गैंगडू को पकड़कर उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और उसे यहाँ पर टॉर्चर भी किया जा रहा था, लेकिन गैंगडू यहाँ पे समझदारी दिखाता है। वो यहाँ पर इन डॉक्टर्स को ट्रैप में बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं पर नसु जो अपने फादर के आने का वेट कर रही थी कि वो उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे, तो वहाँ पर गैंगडू के सिस्टर उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए वहाँ पुल के पास पहुँच जाती है और अपना क्रॉसबो लेकर, और यही वो जगह थी जहाँ पर हिंसियो थी। लेकिन यहाँ पर वो मॉन्स्टर गैंगडू के सिस्टर पे अटैक कर देता है जिससे वो गिर जाती है और वो मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। वही हम देखते हैं कि हिनस और वो छोटा बच्चा मिलकर कपड़ों की एक रस्सी बनाते हैं। वो उस कपड़े की रस्सी को ऊपर लगी एक लोहे की जाली
रस्सी पर फेंकते हैं, लेकिन वो रस्सी छोटी रह जाती है जिससे ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब इसके बाद गेंगडू का भाई भी उस ब्रिज के नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसे एक होमलेस आदमी भी मिलता है। अब गेंगडू का भाई उस होमलेस आदमी के साथ मिलकर पेट्रोल बम बनाने में कामयाब हो जाता है। अब ये लोग उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर था। अब गेंगडू को भी हिंसियो का लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए वो लोग उस नाले को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर हिंसियो थी। लेकिन उस वक्त हिंसियो और छोटा बच्चा सीजू उस मॉन्स्टर के मुंह में थे। वही हम देखते हैं कि लोग सड़कों पे आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पुलिस और डॉक्टर्स ने गेंगडू के साथ इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों किया, और तभी वो मॉन्स्टर उन लोगों की भीड़ की तरफ आ जाता है, जिससे वो लोग यहाँ से बचकर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर गेंगडू और उसके भाई बहन भी आ जाते हैं। अब साइंटिस्ट ने उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए गैस बनाई थी, वो उस गैस को उस मॉन्स्टर पे छोड़ते हैं, जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर लड़खड़ा लगता है और बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ता है। जिसके बाद गेंगडू अपनी बेटी हिंसी और छोटे बच्चे सीजू को उस मॉन्स्टर के मुंह से निकाल लेता है। लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि हियनसियो मर चुकी थी, लेकिन वो छोटा बच्चा सीजू अभी जिंदा था। अब इसके बाद वो मॉन्स्टर फिर से उठकर इन लोगों पे अटैक करने वाला होता है कि तभी वो होमलेस आदमी बहुत सारा पेट्रोल उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है, और गेंगडू के सिस्टर अपनी कमान पर एक आग वाला तीर लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देती है, जिससे उस मॉन्स्टर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। इसलिए मॉन्स्टर अपनी जान बचाकर पानी की तरफ भागता है, लेकिन तभी सामने से गेंड्यू आ जाता है और वो एक रॉड उस मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है और वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब गेंड्यू उस मॉन्स्टर को तो मार देता है, लेकिन इस बीच उसने अपने दो सबसे खास और सबसे प्यारे लोग, अपनी बेटी और अपने फादर को खो दिया था। अब क्योंकि सीजू भी अनाथ था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए गेंगडू उसे अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपना बेटा बना लेता है। अब गेंगडू जो कि काफी समझदार और एक अच्छा इंसान बन गया था, इसलिए वो अपने शॉप को भी अब काफी अच्छे से चलाता था और वो सीजू से भी इसी तरह से प्यार करता था जैसे वो उसका खुद का बेटा हो। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।